नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में आज हम 13 मार्च का शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 के पेपर के मैथ के इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 दिसंबर से 12 मार्च तक जितने भी एनटीपीसी में पेपर हुए थे उनकी वीडियो अभी तक हम कर चुके हैं। यदि आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सभी पेपर मिलेंगे। तो आज का हम 13 मार्च का पेपर शिफ्ट 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी सीवी2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक मॉक टेस्ट अगर स्टार्ट नहीं किया है, ज़रूर डेली एक मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। एक तो आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। और सेकंड चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। मेन चीज़ टाइम मैनेजमेंट ही होती है, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा सॉल्व क्यों अटेम्प्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन तेज होने वाली है। स्पेशल मैथ्स वगैरह में काफ़ी फायदा होगा। एक डेली मॉक टेस्ट लगेगा। यदि आप अभी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के तहत ईयरली ये टेक्स्ट बुक पास है, जिसमें आप यदि टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके चेकआउट कीजिएगा। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चंस का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सवाल नंबर 6, सबसे पहला सवाल। एक नगर की जनसंख्या एक दशक में इतने से बढ़कर इतनी हो जाती है। अब देखो, ये जो जनसंख्या बढ़ी है, स्टार्टिंग में कितनी थी? 1,85,500। फिर 10 सालों की बात कर रहा है। दशक का मतलब क्या हो गया है? 10 साल, यानी 10 साल में बढ़कर इतनी हो गई है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि औसत प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। औसत वार्षिक यानी कि प्रतिवर्ष की पूछी गई है, और जो हमें वृद्धि दी गई है वो 10 साल की दी गई है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों का अंतर घटाओ और 10 साल की वृद्धि तो निकालो। तो निकालते हैं, इनको घटाते हैं। सबसे पहले ये आपका आ जाएगा, इनको घटाने पर कितना आएगा? तो घटाओगे तो आप 37,100 इतना आ जाएगा दोनों को घटाने पर। ये वृद्धि कितने सालों की है? 10 सालों की है। तो प्रति ईयर की हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे? इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? एक साल की वृद्धि की बात करें, 3710 आ चुकी है जनसंख्या वृद्धि एक साल की। अब हमसे साथ में औसत, वार्षिक और प्रतिशत में पूछी गई है जो वृद्धि है। प्रतिशत में पूछी गई है तो हम कहते हैं प्रतिशत में कैसे? 3710 ऊपर रखोगे, स्टार्टिंग की जो जनसंख्या थी वो हम नीचे लिखेंगे, यानी कि 1,85,000 जो 500 है वो नीचे रखोगे, इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से क्या हो गया? 2 जीरो कट गया। अब आपके पास बचा नीचे 1855। यदि आप इससे काटते हो तो ये 2 बार जाएगा, यानी कि कितना परसेंट आ चुका है वृद्धि? प्रति औसत प्रतिशत वृद्धि 2% आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 2 आ गया है हमारा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 13। एक बस का ठहराव रहित चाल, यानी वो लगातार चलती है तो उसकी चाल है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि एक्चुअल चाल है ना जो बस की, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि वो बिना रुके चले तो। और यदि रुक रुक कर चलती है वो, कि बीच में कुछ समय के लिए रुक गई, फिर चली, फिर रुक गई, तो उसकी जो हम चाल निकालते हैं, यानी हम देखते हैं कि 1 घंटे में किस चाल से चल रही है वो, तो उसकी चाल आती है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा गया है कि कितने मिनट के लिए वो रुकी है, ये पूछा गया है। तो देखो, ये जो चाल है वो क्या है? प्रति घंटे में जितना चला उसी को हम चाल में कहते हैं। यानी कि बस 1 घंटे में कितना चल पाती है? 80 किलोमीटर चल पाती है, हम ये कह सकते हैं। और यदि वो रुक रुक कर चलती है तो वो 52 किलोमीटर ही चल पाएगी। एक्चुअल में चाल कितनी थी? 80 थी। यहां पर भी वो 80 से चल पा रही है, मगर रुक रही है बीच में, इस वजह से जो उसकी चाल कुल टोटल यदि औसत चाल देखा जाए तो 52 आ रही है। अब देखो, ये 80 किलोमीटर चला, यहाँ 52 चला। अब जो बाकी जो अंतर आया इनका, यानी कि 28 किलोमीटर का जो अंतर आया है, कम चल पाई है, वो किस वजह से? यानी कि जितने टाइम में वो 28 चलना चाहिए था उतने समय वो रुक ही रही है। यही है कहने का मतलब। तो वो समय कैसे निकालोगे आप? समय कैसे निकालोगे? हमारे पास दूरी आ चुकी है 28 और चाल जो एक्चुअल है वो 80 है। 80 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आपके पास समय आ चुका है आवर के अंदर। अब हमसे मिनट के अंदर पूछा गया है, तो आवर को यदि आप मिनट में चेंज करना है तो क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई और कर दोगे। जीरो से देखो जीरो कट गया,
ये आपका 3 आएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो कितनी बार, 7 बार जाएगा, यानी कि 21 मिनट लगेंगे उसको। 21 मिनट वो रुक रही है, रुकने का समय उसका कितना है, 21 मिनट का है, अलग अलग जगह पर 21 मिनट कुल टोटल वो रुकी है। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 41। यदि ये एक संख्या दे रखी है आपको इस प्रकार से, यहाँ बीच में सेकंड नंबर पर आपको कोई जो इकाई दहाई का स्थान है वहां पर एक साइन दिए दे रखा है आपको कुछ, तो 4 से पूर्णतः यदि ये संख्या विभाजित है, तो यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है तो जो उसके लास्ट के 2 अंक है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। ये 4 से विभाजक का रूल है। तो पूछा गया है कि ये जो साइन दिया गया था इसके स्थान पर कौन सा अंक नहीं आ सकता, नहीं पूछा गया है। तो हम बात करते हैं कि 4 का विभाज्य की बात करें तो इस प्रकार से आपको एक साइन दे रखा है, ठीक है। अब इसकी जगह हम ऑप्शन से मान रख के देखते हैं, पहला 2 रखते हैं तो लास्ट में बन जाता है 24। तो 4 से ये पूरी तरह विभाजित है 24, ठीक है, 6 बार जाता है, पूरा का पूरा भाग चला जाता है। तो हम कहेंगे कि यदि हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 से पूरी संख्या विभाजित है। इसी प्रकार से यदि आप 8 रखते हो तो आपका आता है 84, और 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा 21 बार। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो रखोगे तो ये आ जाएगा 54, और 54 को यदि 4 से भाग देते हो तो नहीं जाता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो चुका है, यदि 54 में नहीं जा रहा है लास्ट के 2 अंकों में, तो हम कहेंगे पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रकार से 3 हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। क्वेश्चन 43। 25,000 की धनराशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब देखो 25,000 की राशि है, पहले साल 4% से ब्याज कैलकुलेट करना है, दूसरे साल 5% से और तीसरे साल 6% से, इस प्रकार से लगेगा। और ब्याज की जो गणना करनी है वो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो पूछा गया है कि कुल टोटल कितना ब्याज आएगा 3 साल के बाद में। तो देखो आप क्या करोगे, राशि सबसे पहले आपके पास है 25,000 रुपये, इस प्रकार से। अब देखो कुछ चीजें हम इस प्रकार से ध्यान रखते हैं, यदि ये 25,000 है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, पीछे से एक जीरो हटा दो आप, यानी कि 2500 रुपए क्या है 10% की वैल्यू। और 1% की यदि बात करते तो एक और जीरो हटा दो पीछे से, यानी कि 250 रुपए क्या है 1% की वैल्यू है। अब पहले साल ब्याज कितना मिल रहा है, हम कहेंगे 4% मिल रहा है। तो इसका 4% आप यदि निकालते हो तो कितना आता है, 1% है 250, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4% आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 1,000 रुपये। यानी पहले साल ब्याज टोटल 1,000 रुपये आया। अब दूसरे साल 5% से यदि आप कैलकुलेट करते हो तो टोटल राशि कितनी हो चुकी है। अब दूसरे साल के लिए जो ब्याज मिला है पहले साल वो भी राशि में काउंट किया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है। तो राशि 25,000 पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे और 1,000 पे भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों पे करेंगे। 25,000 का 5% यदि बात करें, 1% है 250, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 आ जाएगा। और इस 1,000 का यदि आप 5% निकालते हो तो 10% बात करें 100 हो जाएगा, 5% 50 हो जाएगा। ये आपका टोटल ब्याज दूसरे साल के लिए 1,300 आ चुका है। तीसरे परसेंट 6% से मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए, तीनों पे ब्याज मिलेगा, यानी 2.5 इस 25,000 पे भी मिलेगा, 1,000 पे भी मिलेगा और 1,300 पे भी मिलेगा। टोटल इतनी राशि है। तो 25,000 का यदि निकालते हैं 6% हम, 250 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो गया 1,500। फिर 1,000 का यदि आप 6% निकालते हो तो ये 60 हो जाएगा। और इस 1,300 का यदि निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 1% है 13 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6% आ जाएगा, यानी 78। इन सबको यदि आप जोड़ते हो तो आपका 1638 आता है। तो पहले साल 1,000 ब्याज आया, दूसरे साल 1,300 आया और तीसरे साल 1638 आया। अब आप ये टोटल राशि जोड़ लो, यदि जोड़ते हो तो ब्याज कितना आ जाता है, टोटल 3938। टोटल ब्याज इतना मिल रहा है आपको, कहने का मतलब इतना हो गया है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गए। अब आगे बात करते हैं, एक तरीका तो ये है, इस प्रकार से आप टोटल ब्याज कैलकुलेट कर सकते हो। एक तरीका और क्या है कि देखो स्टार्टिंग में राशि हमारे पास कितनी थी, 25,000 राशि थी, 25,000 रुपए थे। अब हम कहते हैं कि यदि पहले साल 4% है, ब्याज 4% लग रहा है, तो यानी कि राशि
मूलधन की बात करें 100 मानते हैं हम, 100% प्लस 4% उसमें जोड़ दिया, मिश्रधन कितना हो जाएगा 104% हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पहले साल के लिए इसका 104% निकाल दो, ये मिश्रधन आ चुका है पहले साल का। अब जो ये आया है उसका वापस से आप 105% निकाल दो, ये दूसरे साल का मिश्रधन आ चुका है। फिर आप इसका 106% निकाल दो, तो ये तीसरे साल का आ चुका है। ये टोटल जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका मिश्रधन आ जाएगा 3 साल का। 3 साल का मिश्रधन कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 28,938 आ जाएगा, 28,938 आ जाएगा। ये क्या आ चुका है, मिश्रधन आ चुका है। ब्याज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 28,938 यानी मिश्रधन में से मूलधन था वो घटा दोगे, तो इस प्रकार से भी आपका ब्याज आ जाएगा। वही राशि आने वाली है 3938, ये आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू। तो इसका मान हमें बताना है। अब हम देखो सबसे आसान तरीका क्या है, यहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जीरो नहीं रख सकते क्योंकि कोसेक जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन, या 1/0 को हम नॉट डिफाइन कहते हैं, या अनंत कह दो, अनंत हो जाता है। इसी प्रकार से यदि 90 रखते हो तो सेक वाला अनंत हो जाता है। तो इसलिए हम 0 और 90 नहीं रख सकते थीटा की वैल्यू। अब आपके पास बचा क्या, थीटा बराबर 45 रखते हैं, उसके बाद में हम 45 रखो। तो यदि 45 रखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/√2, 1/√2। तो ये आ गया 1/√2 प्लस 1/√2 और p के बराबर है। दोनों को यदि जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 नीचे √2 p का मान। तो p का मान कितना आ चुका है, यहाँ से हम कहेंगे p बराबर आ गया है √2 आ चुका है, क्योंकि √2 को आप लिख दोगे ऊपर वाले को √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा p बराबर √2। एक चीज p का मान हमारे पास आ चुका है। अब इस वाले में और रखना है पड़ेगा हमें थीटा बराबर 45। यहां पर यदि रखते हो तो ये आ जाएगा √2 और ये भी √2 हो जाएगा, बीच में प्लस है, यानी कि q का मान कितना आ चुका है 2√2। दोनों को जोड़ोगे तो 2√2 हो जाएगा, तो q का मान इतना आ चुका है। अब ये वैल्यू आप इसका मान निकाल सकते हो, यहां पर रखिए। यदि हम यहां पर रखते हैं तो कितना आता है, जब रखोगे तो q का मान रखते हैं 2√2 और p स्क्वायर करना है, यानी 2 - 1। तो आपका कितना आया मान, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा और बाहर है 2√2, तो 2√2 मान आ चुका है इसका। अब ये आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में मान रखने से आ रहा है। पहले में यदि आप रखते हो p का मान कितना रखोगे, √2, तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे 3 हो जाएगा, तो 3 नहीं आ रहा है हमारा। इसी प्रकार दूसरे में रखोगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, जो भी नहीं है। और तीसरे के अंदर रखते हो तो 2√2 आता है, यहाँ पर आता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पहला मेथड हो गया हमारा ऑप्शन रखकर। अब बेसिक से यदि करना है तो कैसे करोगे, देखो एग्जाम में करने का तो यही तरीका है। अब बेसिक से यदि बात करें तो कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए, ये जो सेकंड वाला है बराबर क्यू दे रखा है आपको, इसको आप रख दो। सेक की वैल्यू क्या रखोगे, 1/cos थीटा, सेक को लिख दोगे 1/cos थीटा, और कोसेक को लिख दोगे 1/sin थीटा बराबर क्यू के दे रखा है। दोनों का एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, नीचे आ जाएगा sin थीटा cos थीटा इनटू के अंदर क्यू, इस प्रकार से। अब देखो ऊपर जो दे रखा है हर के अंदर sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी है p, तो मैं इसकी वैल्यू p रख देता हूँ। p यदि रखता हूँ, p रख दिया, और नीचे ये q हो गया, इधर आपका लिख देते हैं sin थीटा, ये जो नीचे था उसको हमने इधर लिया है, sin थीटा cos थीटा हो चुका है। ये वैल्यू आ चुकी है p बराबर q sin थीटा cos थीटा आ चुकी है। अब हमको देखो sin थीटा cos थीटा है, उसका मान भी निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि यदि मैं sin थीटा प्लस cos थीटा इस प्रकार से इसका यदि स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो इतने इतने का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू पूरे की कितनी होती है, 1 के बराबर होती है, 1 रख देंगे।
और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, p दे रखी है, तो इसका पूरा हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 है, उसके बाद में 2 इसके नीचे आ जाएगा। ये किसका मान आ चुका है हमारे पास, साइन थीटा कोस थीटा का मान इतना आ चुका है। अब ये मान आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, रखो मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, p है और ये आपका q है, और मान रखा बाकी का p स्क्वायर माइनस 1/2 इतना रख दिए। अब आप इसको सॉल्व करो, ये हो गया है, ठीक है। अब देखो हम इसको यदि सॉल्व करते हैं तो मेरा इधर आता है 2p आ गया, और बाकी इधर क्या बचा आपका qp स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसी का तो मान पूछा गया है हमसे, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 2p के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड तो हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ये दोनों बराबर होंगे, तो ये देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। तो ये आपका बेसिक मेथड है। सवाल नंबर 57 की बात करते हैं। टेन थीटा बराबर इतना दे रखा है, इसका मान बताना है। अब आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इसको टेन थीटा को लिख दूं साइन थीटा बटे कोस थीटा और यहाँ पर वैल्यू रख दूं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ, उसका कोण थीटा बनाओ। थीटा दे रखा है कितना, 12/5, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 12 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। यदि ये 12 5 है तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ से आप यदि साइन थीटा कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा आपका, 12/13 आएगा। ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ये रखो 12/13, इसी प्रकार से नीचे 1 माइनस 12/13, एलसीएम लेते हो तो ऊपर आपका हो जाएगा 13 + 12 कितना हो जाता है, 25, 25/13, और नीचे आ जाएगा आपका 1/13, 13 से 13 कट जाएगा, मान आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, 3 हो गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 62 की। हम 4 पुरुष 3 महिलाएं 2 लड़के वाले एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों को चुनना है, तो 2 पुरुष होने चाहिए उसमें से, उसकी प्रायिकता बतानी है। इस प्रकार से प्रायिकता बतानी है, यानी कि हमें 3 लोगों को चुनने की प्रायिकता बतानी है, 3 लोगों को चुनना है, और उसमें से 2 पुरुष हो, इसकी प्रायिकता बताओ। तो देखो टोटल कितने हैं, 4 पुरुष है, 3 महिलाएं, 2 बच्चे हैं। अब 2 तो पुरुष होने चाहिए, 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो ऊपर क्या आता है, प्रायिकता जब हम निकालते हैं तो ऊपर क्या आता है, संभावित घटना या फिर जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, और नीचे टोटल घटना आता है। अब देखो संभावित की यदि बात की जाए, 3 लोगों को हमें चुनना है, तो हम कहेंगे 3 लोगों को चुनना है और 2 पुरुष होने चाहिए। तो सबसे पहले बात, टोटल पुरुष कितने हैं, 4। चुनने का तरीका क्या है, यदि मेरे को 2 पुरुष चुनने हैं 4 में से, तो मैं कहूँगा 4C2, ये मेरे 4 में से 2 लोगों को चुनने का तरीका है। ठीक है, तो हम कहेंगे 4C2, इस प्रकार से कह देंगे। इसके बाद में क्या कहा गया है, 2 को तो हमने चुन लिया है, अब एक व्यक्ति और बचा, उसको और चुनना है। तो यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं और 2 लड़के हैं, तो तीसरा इन 5 में से चुना जाएगा, यानी 5C1, ये हो गया तीसरे का, इतना हो गया। अब आगे बात करते हैं, नीचे क्या आएगा, टोटल का। तो टोटल कितने हैं, टोटल आपके हो गए हैं ये 7 और 2 9, 9 में से कितनों को चुनना है, टोटल 3 लोगों को चुनना है। तो 9 में से 3 को चुनने का तरीका इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, 4C2 को, तो आप 4 से कम करना स्टार्ट कीजिए। यदि नीचे 2 है तो 2 संख्या तक, 4 और उसके बाद में 3, ये 2 संख्या लिख दी। अब नीचे लिखोगे आप 2 × 1, यानी कि 2 से स्टार्ट कर कर जब तक 1 नहीं आए तब तक लिखते जाना है, ये लिख दिया है। अब इस 5C1 को कैसे लिखोगे, यानी कि नीचे 1 है तो 1 की संख्या लिखी, और नीचे 1 से 1 तक लिखोगे तो इतना आ जाएगा।
अब नीचे है तो 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 3 संख्याएं लिखनी है। 9 से कम करते हुए लिख दिया है। अब नीचे क्या आएगा, 1 तक लिखो 3 से करते हुए, 3 2 1 इस प्रकार से लिख दिया है। ये 2 1 कट गए, इतना तो कट गया। अब इस 3 से ये 9 3 बार कटेगा और ये आपस में कट गए। इस 4 से ये 2 बार कट जाएगा, कट गया। बचा क्या क्या, अब यहां बचा है ऊपर केवल 5, 5 बचा है, नीचे तो 1 है उसके। अब देखो यदि मैं इसको नीचे है पूरी, इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 बटे यहाँ पर कुछ बचा नहीं है हर में इसके, तो उल्टा कर रहे हैं हम। और यहाँ बचा है 2 × 7 यानी कि 14 बचा है। तो आप इसको कर दोगे 5/14, ये आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 8 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े जलाशय में 1 मीटर 22 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। गीली सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक जलाशय है, इस प्रकार से ऊंचाई है उसकी 1 मीटर तक पानी भरा हुआ है, आगे भी ऊंचा है मगर यहां तक पानी क्या है, भरा हुआ है। तो सतह इतनी गीली होगी, तो ये गीली सतह का हमको क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। इस प्रकार से इस गीली सतह का क्षेत्रफल बताना है। तो एक तो पैंदा गीला हुआ होगा और एक ये चारों दीवारें गीली हुई होगी। कहाँ तक दीवारें गीली हुई होगी, 1 मीटर 22 सेंटीमीटर तक गीली हुई होगी यहाँ तक। यदि मैं इस पूरे को मीटर में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 1.22 मीटर लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया है। अब हम कैसे निकालते हैं, देखो पैंदे का यदि निकालना है आपको क्षेत्रफल, पैंदे की बात कर दो या फर्श की बात कर दो, फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दोगे। तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो चुका है, ये तो फर्श का क्षेत्रफल हो चुका है। कितना आ जाएगा ये आपका हो चुका है 4 8 32 हो चुका है। अब चारों दीवारें की क्षेत्रफल की बात करते हैं, जहां तक पानी भरा है वहां तक चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये कैसे निकालेंगे, सबसे आप पहले क्या कीजिए, जो नीचे है, जो नीचे आयत बना है उसका परिमाप निकाल लो। सबसे पहले उसका परिमाप निकाल लो। तो मैं लिख देता हूं यहां पर आपको, फर्श का परिमाप, परिमाप इंटू ऊंचाई, ये करना है हमें बस। फर्श का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो फर्श का परिमाप आप यदि निकालते हो कितना आ जाएगा, चारों लंबाई को जोड़ो, लंबाई कितनी बार है, 2 बार, 8 और 8 16, और इसी प्रकार से 2 बार चौड़ाई है, 4 और 4 8, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो परिमाप हमारे पास आ चुका है नीचे वाले फर्श का 24। अब इसको ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.22, इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे यदि मल्टीप्लाई करते हो, यदि 1 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 240, और 0.22 से यदि मल्टीप्लाई करते हो, मैंने क्या किया, 1 को अलग कर दिया, 0.22 को अलग कर दिया। यदि 2 से करते हो तो 48 आता है, और 11 से 48 आता है यदि 2 से करोगे। और 11 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा, 12 और 1 528 आ जाएगा। ये आपका 528 और 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दिए। तो टोटल चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया है, 2 4 5 इतना हो गया है। तो ये आपका आ चुका है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये आपका आ चुका है फर्श का क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल जो गीला हुआ है वो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो आप, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32 प्लस ये देखो कहां पर गलती हुआ है, 1.22, तो ये 0 कहां से आ गई, 1 को इसको 24 ही आएंगे। ये हो गया आपका 29.28, इतना आ जाएगा 29.28। इनको यदि जोड़ते हो तो कितना आएगा, तो ये 30 मान लो, इसको 31 मान लो, 61.28 आ जाएगा।
इतना आएगा 61.28 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 75, आपको ए बटे बी बराबर इतना दे रखा है और बी बटे सी का मान इतना दे रखा है, इसका मान पूछा गया है। अब आप यहां से सिंपल मान नहीं निकाल सकते ए और बी का या बी सी का, क्योंकि आपको दो अनुपात दिए गए हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, या तो मैं तीनों से एक अनुपात बना लूं। किस प्रकार कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। कैसे? ये दो अनुपात दे रखे हैं आपको, इनको एक अनुपात में व्यक्त करने का तरीका 3 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो। दूसरा अनुपात क्या है? बी सी का, तो बी आपको 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। इस प्रकार से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। 3 से 3 को करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। 2 को 3 से करोगे तो 6 और ये 10। ये आपका सिंगल अनुपात बन गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो। जब यहाँ पर आप ये रखते हो तो कैसे रखोगे? आप रख दो कि ए का मान 9 रख दो और बी का मान 6 रख दो। नीचे क्या रखोगे? बी का मान 6 और सी का मान 10, ये रख दिया। ऊपर आपका 15 हो गया, नीचे 16 हो गए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है। या तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कीजिए, दोनों तरफ बी बी का भाग दे दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। देखो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ यदि बी बी का भाग दिया जाता है तो ये तो ए बटे बी हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ भाग दोगे बी में तो 1 हो जाएगा, सी बटे बी बचेगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ए बटे बी का मान कितना है? 3/2 प्लस 1। इसी प्रकार से इसमें आया है सी बटे बी, यानी कि 5/3 रख दोगे। अब इसको आप यदि सरल करते हो, ऊपर आ जाएगा 5/2 और नीचे आ जाएगा आपका 8/3। यहाँ से 5/2 इंटू 3/8 हो जाएगा। अब इसको यदि आप करते हो तो 15/16 आ गया आपका मान। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। ये दो तरीके हैं। क्वेश्चन 80, किसी क्लच में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। क्लच में से एक के बाद एक करके बिना बदले, यानी कि पहले एक गेंद निकाल ली है बाहर, उसको बाहर रख दिया, अब दूसरी गेंद और निकाला है। फिर इस प्रकार से 2 गेंदें निकाली जाती है। निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो, जो संभावना, यानी कि हमें जो करना क्या है, दोनों गेंदें निकालनी है और दोनों की दोनों काली होनी चाहिए, ये है। और टोटल कितनी गेंदें हैं? 15। अब देखो, यदि मैं गेंद निकालता हूं, टोटल कंडीशन की बात करते हैं सबसे पहले। 15 है टोटल गेंद। यदि मैं निकालता हूं तो या तो वो काली गेंद हो सकती है या फिर वो सफेद गेंद हो सकती है। पहली गेंद निकाल के रख दी। दूसरी गेंद को यदि निकालता हूं तो वो क्या हो सकती है? या तो काली गेंद हो सकती है या फिर सफेद गेंद हो सकती है। तो टोटल तो ये है। तो 2 गेंद निकाल सकते हैं। कितने में से निकलेगी? टोटल कंडीशन की बात करते हैं। टोटल की यदि बात करें, 15 में से कितनी निकालनी है? 2 गेंद निकालनी है, तो 15C2 कर दोगे आप। टोटल तो 15 है, तो 15 में से 15C2 करोगे। इसको कैसे लिखोगे? 15 से नीचे 2 दे रखा है तो 2 तक कम करोगे, 15 फिर 14 लिख दोगे। नीचे 1 तक पहुंचना है, हमें 2 इंटू 1 कर दिया। ये कितना आ जाएगा आपका? जो भी आएगा एक बार ऐसा का ऐसा छोड़ दो। ये हो गया टोटल कंडीशन। और पूछी गई कंडीशन या संभावित कंडीशन की यदि बात की जाए, जिस चीज के पूछा गया, क्या कहा गया? दोनों गेंद काली होना। तो दोनों गेंद काली, टोटल काली गेंद कितनी है? 10। तो हम कहेंगे 10 में से 2 गेंदों को चुनना है। कैसे चुनोगे? हम कहेंगे 10 इंटू 9 2 इंटू 1। इस प्रकार से प्रायिकता निकालना है आपको। क्या करोगे? संभावित बट्टे टोटल कर दोगे, ये हो जाएगा। ऊपर लिखोगे 10 इंटू 9 2 इंटू 1। नीचे लिखोगे 15 इंटू 14 2 इंटू 1। तो ये 2 इंटू 1 कट जाएगा। बाकी और क्या कट रहा है आपका? एक बार लिख देते हैं। 10 इंटू 9 बचा है यहाँ पर 15 इंटू 14 बचा है। और कुछ कट रहा है? ये 3 से 3 बार कट जाएगा, ये 3 से 5 बार कट जाएगा, और ये 5 से 2 बार कट जाएगा।
और ये 2 से 7 बार कट जाएगा। ये आ चुका आपका 3/7, इस प्रकार से आ चुका है। एक तरीका और है 3/7, ऑप्शन नंबर 4। देखो एक तरीका और क्या है कि हम नॉर्मल तरीके से देखो कैसे, कि मैंने पहली गेंद निकाली, ठीक है, प्रायिकता निकाल रहे हैं। मान लिया कि मैंने पहली गेंद निकाली, तो पहली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता क्या है, टोटल काली गेंद कितनी है 10, तो 10 में से एक निकाली, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे क्या आएगा, टोटल गेंद कितनी है अभी 15, तो एक गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो गई है 10/15 हो गई है। अब मैं दूसरी गेंद निकालता हूं, यहां 10 की बजाय कितनी बची है, अब 9 गेंद ही बची है और कुल टोटल 14 बची है। तो काली गेंद दूसरी कितने में से चुननी पड़ेगी, 9 में से, ठीक है। और टोटल कितनी गेंद है 14, तो 14 में से एक गेंद चुननी पड़ेगी। तो ये आपकी प्रायिकता हो गई है। इसको भी यदि आप सॉल्व करते हो तो वही मान आएगा 3/7। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। सवाल नंबर 82, बिंदु आपको दे रखा है ये दो बिंदु इस और इस को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। पूछा गया है कि जैसे कि दो बिंदु है, यहां मान लिया x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब ये रेखा कोई विभाजित कर रही है, ठीक है, ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो ये जो बिंदु है ये दे रखा है आपको, हमने बोल दिया इसको कैपिटल XY। तो पूछा गया कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम कहेंगे m1 m2 में विभाजित कर रहा है। अब ये निकालेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जैसे x की यदि वैल्यू निकालनी है आपको, वो किसके बराबर होता है, हम कहेंगे m1 के बाद साथ x2 आएगा, इसी प्रकार m2 के साथ x1 आएगा बटे m1 प्लस m2, ये होता है। इसी प्रकार से यदि y की बात की जाती है तो m1 प्लस y2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब आपको मान रखना है यहाँ पर x का मान कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, क्योंकि ये वाला बिंदु है बीच में जो विभाजित कर रहा है। और m1 का मान हमें निकालना है, m2 का मान भी निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। और x2 का मान ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। तो हम यहाँ पर 7 रख देंगे, कि आगे लिख देते हैं 7m। फिर ये आपका हो जाएगा 2m2 बटे m1 प्लस m2, इतना हो चुका है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और 8m1 प्लस 3m2 बटे m1 प्लस m2, ये हो चुका है। अब आप दोनों में से किसी का भी यूज कर अनुपात निकाल सकते हो। मैं इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, पहले वाले को क्या आ जाएगा, 4m1 आ जाएगा, 4m2 आ जाएगा, फिर यह आपका बराबर में दे रखा है 7m1 प्लस 2m2। अब m1 को एक तरफ ले जाओगे तो आपके पास 3m1 बचेगा, इसको मैं इधर ले आया हूं, और m2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 2m2 बचेगा। तो m1 अनुपात m2 कितना हो गया है, उल्टा कर दो, यानी 3:2 लिख रखा है, तो m1 m2 कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यह आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से सवाल नंबर 86 की बात करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखो 500 विद्यार्थियों पर इंटरनेट की लत के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया और उसको निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध किया गया है। लत का स्तर 3 भागों में बांटा गया, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर, इस प्रकार से। और छात्र कौन कौन से हैं, वाणिज्य वाले, विज्ञान वाले, सामाजिक विज्ञान वाले। लड़के और लड़कियों को भी डिवाइड किया गया अलग अलग, कि जिनको उच्च लत है इंटरनेट की, ऐसे 35 लड़के हैं वाणिज्य के अंदर और 22 लड़कियां हैं। इसी प्रकार से उच्च लत वाले विज्ञान के अंदर 18 लड़के और 20 लड़कियां हैं। इस प्रकार से बांटा गया। सवाल क्या पूछा गया, यदि उच्च लत स्तर को भारांक 3 दिया गया है,
मध्यम स्तर को भरांक 2 दिया गया, यानी एक नंबर से डिनोट किया गया है 2 से मध्यम वालों को, निम्न स्तर को भरांक 1 दिया गया है। तो किस समूह में लत का स्तर उच्चतम है? तो उच्चतम देखो किस में है, यहां पर है सब में, और यहां पर भी यदि देखा जाए तो देखो किस प्रकार से आपसे पूछा गया है, पहले वो देख लो। सामाजिक विज्ञान समूह की लड़कियां, विज्ञान समूह के लड़के, यानी लड़कियां और लड़कियों को भी स्पेसिफाई किया गया है। तो आप इनमें से सबसे बड़ा नंबर देख लो कहां पर है, यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि वाणिज्य के जो लड़के हैं उनका उच्चतम, उच्च लत वालों में भी उच्चतम स्तर है। तो ये ऑप्शन आपका वाणिज्य समूह के लड़कों का। सवाल नंबर 87 की बात की गई, कुल छात्रों के नमूनों में निम्न लत स्तर वाली विज्ञान समूह की छात्राओं का प्रतिशत कितना है? कुल छात्र कितने हैं? 500 दे रखा है आपको। तो 500 में से जो विज्ञान समूह की निम्न वाली लड़कियां हैं, ये दे रखा निम्न स्तर लत स्तर वाली विज्ञान समूह की छात्राएं। तो छात्राएं निम्न और छात्राएं विज्ञान स्तर की कितनी है? 23। तो पूछा गया है कि ये जो 23 है वो कुल टोटल का कितना परसेंट है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। आप यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 5 का भाग दोगे तो 4.6% आ जाएगा, इतना है, यानी 4.6% है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सवाल 88 की बात करते हैं, उच्च लत समूह में लगभग कितने प्रतिशत लड़के हैं? उच्च लत समूह में लगभग कितने प्रतिशत लड़के हैं? यहां पर 35 है, यहां पर 18 है, यहां पर 22 है। तो कुल टोटल उच्च स्तर की यदि बात की जाए, लड़के और लड़कियां सबको यदि जोड़ा जाए तो आता है हमारे पास, कितना आएगा? यदि आप सबको जोड़ते हो तो इस 22 को जोड़ लो, इस 18 और 22 को जोड़ा, ये 40 हो गए। उसके बाद में ये 40 और 20 20 20, इनको यदि जोड़ते हैं 40 और 20 100 हो गए हैं आपके, 100 और ये आपका 108 हो गया है। 108 में यदि 35 जोड़ा जाता है, आ जाता है ये 13, 143, यानी कुल टोटल तो आपका कितना हो चुका है? यदि बात की जाए उच्च स्तर में टोटल छात्रों की संख्याएं कुल टोटल 143 है। अब केवल लड़कों का यदि बात की जाए तो ये आपका यहाँ पर है 35, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 22, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि जो ये 75 है इन कुल टोटल 143 का कितना परसेंट है उच्च लत समूह में, यानी कि उच्च लत समूह में टोटल जितने भी उच्च लत समूह में लगभग कितने प्रतिशत लड़के हैं, ये पूछा गया है। तो कुल टोटल 143 है उच्च लत स्तर में, और उनमें से लड़के कितने हैं? 75 है। तो पूछा गया है कि ये 75 143 का कितना परसेंट है। अब देखो हमें यदि ऐसे लिखें कि 10% की बात करें, ये 10% के बराबर हो जाएगा 14.3। इसी प्रकार से 1% की बात करें तो 1.3% हो जाएगा, ये 1% के बराबर हो गए। अब हमें देखो 75 करना है, 75 करना है, तो देखो 14 को हमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि 75 के पास पहुंच जाए? 5 से करता हूं 14 को तो 70 आ जाता है। तो यहां पर यदि 5 से करें तो 50%, यानी जो 70 आया है लगभग कितना आ चुका है हमारा अभी तक? 50% पे 70 आ चुका है। तो ये क्या होगा? 70 और यहाँ पर 3 है, तो इसको भी 5 से करोगे 15 आ जाएगा, यानी 71.5% के पास अभी तक पहुंच चुका है 50% पे। तो हमें पहुंचना है 75 तक, अभी पहुंचे हैं 71.5 तक, तो यानी कि जो वैल्यू होगी वो 50 से ज़्यादा होगी। एक चीज़ तो ये पता चल चुकी है। यदि ऑप्शन दूर दूर है तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि देखो जो वैल्यू है वो 50 से ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गए। और ज़्यादा यदि नज़दीक निकालना पड़े तो अभी तक हमारे पास इतना तो आ चुका है, अब कितना कम है? ये 4.5 कम है, 4.5 कम है। तो आप यदि इसको मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो आपका आ जाता है 4.2% के आसपास, 3% के आसपास, यानी 3% और बढ़ा दो इसके अंदर
तो आपका 53, और ज़्यादा पास पहुंच चुके हो आप। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सवाल नंबर, अब देखो पहला शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। शिफ्ट 2 के जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें भी सवाल नंबर 6 लिया है हमने। अब एक आपको संख्या दी गई है, पूछा गया है 8 और 5 से यदि ये पूर्णतः विभाजित है तो इस हैश का और इस साइन का मतलब क्या है। इस हैश का और इस साइन की जगह कौन से अंक आएंगे क्रम से, ये पूछा गया। यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, लास्ट में या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, वही संख्या 5 से विभाजित होगी। तो अब देखो 5 का ये है और 8 का ये है, क्रमशः अब दिया गया है कि कौन सी संख्याएं 5 और 8 से विभाजित है। हैश की वैल्यू देखो लास्ट में है, तो ये आपका या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो देखो आपको 0 और 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, इन दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये दो ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं। ये कट गया और ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया। ऑप्शन नंबर 1 बचा है, ऑप्शन नंबर 3 बचा है, दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। अब आपको देखो 8 का भाग देना है। 8 का डिविजिबल रूट क्या है, लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं वो यदि 8 से पूरी पूरी डिविजिबल होती है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है। तो अब हम ऐसा ही करते हैं, एक आपके पास 3 ले लिया, एक था हैश, और लास्ट वाली संख्या हमें पता चल चुकी है कौन सी होगी, या तो 0 होगी केवल। स्टार था, स्टार क्या, ये डॉलर का साइन था, उसकी जगह कितना आ जाएगा 0, क्योंकि दो ही ऑप्शन है दोनों में। यहाँ पर लास्ट में जो डॉलर के साइन की जगह 0 0 है। अब हैश की जगह ऐसा क्या रखा जाए जिससे कि 8 आ जाए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 0 हो सकता है या 2 हो सकता है, दोनों रख देते हैं। या तो इसकी जगह 0 रखा तो 300 हो जाएगा, या 320 हो सकता है। तो इनमें से देख लो 8 से कौन सी डिविजिबल है, वही हो जाएगी। इसको यदि आप 8 से डिवाइड करते हो कितना आएगा, 8 तिये तो आ जाएगा 24, फिर आपके पास 60 बचेगा। 60 में भाग दोगे 8 का, 7 बार जाएगा 56, फिर आपका 4 बच जाएगा। अब 4 में 8 का भाग नहीं जाता है तो ये ऑप्शन कट गया। इसके अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये वाला हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से करोगे। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। मोहन प्रति सप्ताह 5 दिन स्कूल जाता है। कितने दिन जाता है, 5 दिन जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। 5 दिन तो जाता है वो। अब देखो स्कूल, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। मान लिया कि ये उसका घर है इस प्रकार से, और ये उसका स्कूल है। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, हम कहेंगे 5। इन 5 दिनों में वह स्कूल के बाद बाजार जाता है। अब स्कूल के बाद वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है बाजार चला जाता है। ठीक है, ये बाजार बना दिया हमने, बाजार चला जाता है। स्कूल से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाजार कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर। और वहां से फिर वो क्या करता है, 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंच जाता है। और यहां से वापस वो क्या है कि 2.5 किलोमीटर चलता है और घर पहुंच जाता है। इस प्रकार से देखा है। ठीक है, सप्ताह के 2 शेष दिनों में मोहन औसतन 20 किलोमीटर पैदल चलता है। तो मोहन प्रति सप्ताह कितने किलोमीटर चलता है, यानी कहा गया है कि वो 5 दिन स्कूल जाता है और स्कूल के बाद वो बाजार जाता है और बाजार से फिर वो घर आता है। टोटल कितनी दूरी चली उसने, 5 + 3 + 2.5, टोटल इतना चलता है। तो ये आपका 8 10 10.5 आ चुका है प्रत्येक दिन। 5 दिनों में प्रत्येक दिन इतनी दूरी चलता है, तो 5 दिनों में कुल टोटल कितनी चल देगा वो, तो ये 25 5 इतना चल देगा। एक स्थान के बाद दशमलव लगा दो, कि 52.5 दूरी चल देता है वो, किलोमीटर चलता है 5 दिनों में। अब जो 2 दिन शेष बचे हैं उनमें वो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन हर दिन वो 20-20 किलोमीटर पैदल चलता है। तो एक दिन में 20 चलता है तो 2 दिन में कितना चल देगा, 40 चल देगा, 40 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना चला वो, 92.5 किलोमीटर चल दिया है। टोटल पूछा गया होगा आपसे। तो मोहन प्रति सप्ताह कितना चलता है, तो एक सप्ताह के अंदर कितना चल देता है, टोटल 92.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की बात करें। यह आपको दिया गया है
निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो ये निर्देशांक अक्ष इस प्रकार से होते हैं। 2D की बात करते हैं तो एक्स वाई दो मान लेते हैं हम, और 3D की बात करते हैं तो जेड, और यहां पर जेड और ले लिया है। अब इन पर रेखा इस प्रकार से काटती है तो हम कहते हैं कि वो वैल्यू बताइए एक्स वाई और जेड की जहां पर ये रेखा उनको काट रही है, कितने कितने पर काट रही है। जैसे यदि मैंने मान लिया कि कुछ दूरी मान ली यहाँ से ए दूरी पर काट रहा है, यहाँ से मान लिया बी दूरी पर काट रहा है, और इसी प्रकार से रेखा जेड पर भी काट रही होगी कहीं पे। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि ये ए पर कहाँ पर काट रहा है, बी पर कहाँ पर काट रहा है, ए बी की वैल्यू बतानी है हमें। तो ऐसे सवालों को कैसे करोगे आप? देखो एक्स वाई और जेड की काटने वाली वैल्यू यदि आपको निकालनी है, अंतःखंड यदि निकालने हैं, तो आप यहाँ x के मल्टीपल में, y के मल्टीपल में, z के मल्टीपल में जो भी है उसको गायब करके इसके नीचे ले आओ, ठीक है। और जो यहाँ पर है बराबर में जो भी दे रखा है, जैसे 6 दे रखा है, उसको गायब कर कर 1 बना दो, तो बस जो नीचे आएगा वही हमारा अंतःखंड हो जाएंगे। बस यही करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन चारों का एलसीएम ले लो। चारों का यदि एलसीएम लेते हो तो कितना आता है, ये चारों का एलसीएम लेते हो या 3 का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का क्या, चारों का ही ले लो। चारों का यदि एलसीएम लेते हो तो आप कितना आता है, 12 आता है। तो अब हमें हर संख्या को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी 3x को भी 12 से डिवाइड कर दूंगा, 4y को भी 12 से डिवाइड कर दूंगा, 2z को भी 12 से डिवाइड कर दूंगा, और 6 को भी z से डिवाइड कर दूंगा। दोनों तरफ डिवाइड कर दिया 12-12 से। अब यहां पर कितना बचा, x/4। यहां पर कितना बचा, 3 बचा। यहां पर कितना बचा, 6 बच गया। और यहां पर 1/2 बच गया। अब देखो यहां हमने x का जो मल्टीपल था, y का था, z का था, गायब कर दिया, नीचे लिया है। अब यहां पर हमारे पास 1 बनाना है राइट साइड में। 1 बनाने के लिए मैं इस 2 को क्या करता हूं, इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में। तो ये क्या होगा, 4 के नीचे चला जाएगा, y के नीचे भी, यानी प्रत्येक के नीचे जाएगा, यहां पर इधर आएगा तो इस प्रकार से, और z के नीचे भी चला जाएगा, चला गया। तो अब देखो यहां पर क्या बचा, आपके पास बचा x/2। यहां पर बचेगा y/, अब ये 3/2 कटेगा नहीं, तो 3/2 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। और यहां पर आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये आ चुका है। और बराबर में क्या आया, 1। बराबर में क्या आया, 1। अब इस माइनस को आप प्लस बनाना पड़ेगा। यदि मैं इसको प्लस बनाता हूं, यहां लिख देता हूं माइनस, इसी प्रकार से यहां तो प्लस लिख दूं और यहां माइनस लिख दूं। तो अब जो नीचे बचा है वही आपके अंतःखंड हो गए हैं। ये हमारी अंतःखंड रूप में इक्वेशन होती है रेखा की। तो अब जो नीचे बचे हैं वही हमारे अंतःखंड होते हैं। तो x का मान कितना आ चुका है, x अंतःखंड आपका आ चुका है 2 के बराबर, y अंतःखंड आ चुका है -3/2, और z अंतःखंड आ चुका है -3 के बराबर। ये चेक कर लो आप, ऑप्शन नंबर 4 चेक कीजिए, 2 -3/2 -3, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो गया है। सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। अब एक घन दिया गया है, घन का विकर्ण इतना कहा गया है। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यदि भुजा ए है आपकी तो घन का विकर्ण हो जाएगा √3a। ये आपको 6√2 के बराबर दे रखा है। अब मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, तो a इस √3 को इधर लिया है। अब ये भाग देते हैं, तो सबसे पहले मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 2 लिख सकता हूं। तो 2 तो ऐसा का ऐसा लिख लिया, जो 3 था उसको 3 को 2 बार √ में लिख दिया है तोड़ के, और नीचे आपका √3 था तो 1 √3 से 1 √3 कट गया। यहां से कितना 2 √6 हो गया, ये √3 और ये 2 गुना आपस में हो गया तो √6 हो गया, और बाहर 2 था। तो भुजा ए का मान हमारे पास आ चुका है, इतना होगा। घन की प्रत्येक भुजा हमारे पास आ चुकी। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है घन का, 6a² होता है, क्योंकि 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल बराबर होता है जो कि a² होता है। तो 6 है और a आपको दे रखा है, तो a² कितना हो जाएगा,
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और अंडर 6 का 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 6 चौक 24 और 24 को 6 से यदि मल्टीप्लाई करते हो आप तो ये आपका 144 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 25, चक्रवृद्धि ब्याज की दर किस दर से 1500 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी। अब देखो ऐसे सवालों में आपको दर नहीं दी गई होती है, और जब दर नहीं दी गई होती तो मैं कहता हूं जो आपको ये राशि दी गई आप इसको ऐसे लिख लो। सबसे पहले यहां से पॉइंट को हटाओ और इस साइड में 2 जीरो लगा दो, क्योंकि 2 स्थानों के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो इधर लगा दिए, काट दिए इधर से पॉइंट। अब आप काटना स्टार्ट करो तो यहां पर लास्ट में 5 है, यहां पर 0 है, यानी 5 से कट जाएगा। 5 से यदि आप इसको काटोगे तो कितना बार जाएगा ये, इतना 30,000 आ जाएगा। इसको 5 से यदि काटते हो तो कितना आता है, ये 3 आ जाएगा, और फिर 1827 इतना आ जाएगा। 5 से काट दिया हमने, किससे 5 से भाग दे दी। इसके बाद में 3 से और भाग दे दो, क्योंकि 3 से भाग चला जाएगा। इधर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और इधर दोगे तो 1609 इतना आ जाएगा। अब देखो, अब दोनों तरफ कुछ भी नहीं कट रहा है। हमें यहाँ पर कितने वर्ष का दे रखा है, 2 वर्ष की बात की गई है, यानी कि 2 वर्ष की बात की गई है तो हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। 3 की दी गई तो घन बनाने की। तो ये 10,000 किसका स्क्वायर होता है, हम कहेंगे 100 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से ये किसका स्क्वायर होगा। यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो थोड़ा सा आप ऑप्शन से देख लो कि जो दर परसेंट होती है, यदि मेरी राशि 100 थी तो कितना बढ़ाया जाए कि इतना हो जाए, 3 5 इसके आसपास। लास्ट में कितना है, 9 है, यानी कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। या फिर आप वैसे भी स्क्वायर पता कर सकते हो, ये 2 और ये 2 लास्ट के 2 को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब 9 किस में आता है, या तो 3 में आएगा, 3 3 9, या 7 7 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा। और 106 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, तो 106 से छोटा स्क्वायर की यदि बात की जाती है तो 100 होता है, या तो 107 का होगा या 103 का होगा। अब इसके बीच में एक संख्या 105 आती है, उसका स्क्वायर चेक कर लो आप। 5 की है, यदि लास्ट में 5 है तो लास्ट में 25 आएगा। 10 दे रखा है आगे, तो 10 से एक बड़ा होता है 11, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 हो जाएगा। अब ये देखो, ये 110 25 से बड़ा है या छोटा, छोटा तो ये 103 का हो जाएगा, यानी कि ये 103 का स्क्वायर है। हो गया। तो 1 साल की यदि बात की जाए, 100 से राशि बढ़कर कितनी हो गई है, 103 हो गई है। तो कितना ब्याज आया है, 3 ब्याज आया है। परसेंटेज की बात करें तो यही हमारा ब्याज होता है, जो 1 साल का परसेंटेज के रूप में दर हो जाता है। 3 बढ़ा है कितने पे, 100 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये 100 है, इसलिए परसेंट 3 का 3 ही रह जाएगा। तो 3% हमारा क्या हो चुका है, ब्याज की दर हो चुकी है, कितनी, 3%। इस प्रकार से सवाल नंबर 27 की बात करें, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 8 16 32 से विभाजित हो। विभाजित तो होगी, साथ में क्या है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, यानी कि वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते हो तो 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। तो ये सब 32 में भाग जाते हैं, तो हम 32 को लिख देते हैं 2 की पावर 5, एक तो ये आएगा, और 5 इतना आएगा, एलसीएम इतना आएगा। क्योंकि इनमें सबसे बड़ी पावर यदि 2 की देखी जाए तो 32 में ही है 2 की पावर 5, बाकी में नहीं। और एक 5 एक्स्ट्रा बचता है, और कुछ नहीं है, ना तो 3 है ना 7 है, और कोई संख्या है नहीं। तो ये 2 है, दोनों की बड़ी बड़ी पावर ले ली है हमने। अब पूर्ण वर्ग हमें बनाना है, एलसीएम हमारे पास आ चुका है। अब ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्या से जो हमने एलसीएम लिया है वो पूरा पूरा भाग जाता है, इतना तो हो गया। लेकिन हमें अब इसको वर्ग बनाना है, वर्ग संख्या पूछी गई है। वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो पावर है उनको उनको इवन करते हैं, यानी कि सम पावर बनाते हैं। यहां पर देखो 5 की पावर
2 की पावर 5 और 5 की पावर यदि कुछ नहीं है तो 1 कहेंगे, इस प्रकार से। अब ये देखो दोनों की दोनों जो पावर है विषम है, इनको सम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूछा जाए कि किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कह देंगे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमसे पूछा गया कि वो संख्या क्या है, तो ये आप लिख दोगे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 6 हो गई है। अब 5 की पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई है, यानी सम हो गई है। तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होगी। पावर सम करनी है बस आपको। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 64। और 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1600। ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 46 की बात करते हैं। त्रिभुज दे रखा है, कोस ए का मान पूछा गया है। यानी कि एक त्रिभुज है जिसके अंदर आपको 3 कोण दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ए के सामने की भुजा छोटे ए से करते हैं, बी के सामने की छोटी बी हो गई और सी के सामने की छोटे सी से। ये भुजाओं की लंबाई हो गई। तो कोस ए किसी भी त्रिभुज के अंदर किसी भी एंगल का कोसाइन निकालना कैसे होता है, कोस ए का मान क्या हो जाएगा, कोस ए का मान क्या है, यानी कि इस बी भुजा का स्क्वायर इस सी भुजा का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर कर दो, सी का स्क्वायर कर दो, और जो ए भुजा है उसका स्क्वायर को घटाना है, और नीचे क्या करना है, 2BC। ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। ए का बात करें तो ए को घटा दो और बाकियों को इस प्रकार से। अब ये आपको दे रखे हैं, ऊपर यदि प्रत्येक पावर कितनी है, प्रत्येक में पावर 2 है, और नीचे भी यदि पावर देखी जाए तो बी और सी दोनों की एक एक का टोटल पावर कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। ऊपर भी पावर स्क्वायर में, नीचे भी स्क्वायर हो गई, यदि दोनों की एक एक टोटल हो चुकी है 2। तो ऊपर और नीचे पावर बराबर है, इसलिए मैं इनको काट सकता हूँ। देखो पहले यहाँ पर थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ जिससे मेरे को आसानी होगी। ए को आप इन तीनों को किन से काटोगे, कौन सी संख्या से तीनों कट रही है, 5 से काटता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 5, ये 9 और ये 6, ये कट गए और नहीं कट रहे। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। सरल करने पर ए का मान 5 हो गया, बी का मान 9 हो गया और सी का मान 6 हो गया। अब ये रख दो आप, तो बी का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर करोगे 81 हो जाएगा, सी का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये 25 हो गया है। नीचे आएगा 2 इंटू बी सी, यानी 9 इंटू 6। अब यदि आप इसको घटाते हो तो 11 बचेगा, और 11 को इसमें जोड़ते हो तो ऊपर 92 आ जाएगा। और नीचे आपके पास है, ये आपके पास है 296, 296। 2 से यदि काटोगे तो कितना आएगा, 46 हो जाएगा। अब 2 से और कट जाएगा, ये 23, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 23 बटे कितना आ चुका है, 27। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सवाल 50। एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि 10 कब कब आता है। दो बार पासा फेंका गया और नंबर, 2 बार पासा फेंका गया और जो नंबर आए पहली बार और दूसरी बार, उन दोनों का योग 10 कब कब आता है। तो देखो पहले पासे पे यदि 4 आए और दूसरे पे 6 आ जाए तो दोनों का योग मिलकर कितने के बराबर हो जाता है, 10। एक स्थिति तो ये बन गई। दूसरी स्थिति की बात की जाए, यदि पहले पे 5 आ गया और दूसरे पे भी 5 आया तो 10 हो जाता है, दूसरी स्थिति ये। तीसरी स्थिति क्या है, जब पहले पासे पे 6 आ जाए और दूसरे पे 4 आ जाए तब भी 10 हो जाएगा। तो ये 3 स्थिति टोटल बनती है कि जब योग 10 आता है। योग जब 10 आता है दोनों पासों का, तो ये 3 स्थिति बनती है, इन्हीं पे 10 आ सकता है, और कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जिन पे 10 आ जाए। अब कहा गया है कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता बताओ। कि योग 10 है, योग 10 होना चाहिए और एक बार उनमें 5 आने की प्रायिकता। तो 5 वाली कंडीशन कितनी बार है, एक ही बार है। 5 वाली कंडीशन कितनी बार है, एक बार। टोटल कंडीशन कितनी बार है, 3 बार। तो प्रायिकता हमें यदि निकालनी है तो ऊपर तो हो जाएगा पूछा गया, और नीचे टोटल कंडीशन। पूछी गई कंडीशन क्या है कि एक बार 5 आना,
एक बार 5 आना केवल इसी के अंदर है, 2 के अंदर, तो कितनी कंडीशन ऊपर तो आ जाएगी, एक ही कंडीशन है। और कुल टोटल कितने कंडीशन है, 3 कंडीशन है। 10 का कुल टोटल योग होने का कितना कंडीशन है, 3 कंडीशन है। तो ये आपकी प्रायिकता आ गई है, 1/3 हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया। सवाल नंबर 68, एक बॉक्स में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंद है। इस प्रकार से दे रखी है आपको, टोटल 12 गेंद हो गई, टोटल 12 गेंद हो गई। अब 2 गेंदें निकाली जाती है। पहले एक गेंद निकाल के बाहर रख दी, अब उसको अंदर नहीं डाला गया, फिर दूसरी गेंद को और बाहर निकाला गया, इस प्रकार से। तो दोनों गेंदों के हरी होने की प्रायिकता पूछी गई है। ओके, कैसे निकालोगे? ऊपर तो क्या पूछा गया है, हरी होने की प्रायिकता। तो हरी गेंदें कितनी है, 6। तो 6 में से कितनी गेंदें चुननी है हमको, 2 गेंदें निकालनी है, इस प्रकार से। टोटल गेंदें कितनी है, 12, यानी कि नीचे टोटल, तो 12C2, 12 में से 2 चुनने का तरीका ये हो गया। इसको क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, 5 लिखोगे, नीचे 2 × 1 हो जाएगा। यहाँ 12 × 11 लिखोगे, 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 × 1 कट जाएगा, 6 × 5 आ गया, 12 × 11 आ गया। जो सरल होता है उसको और काट दो, 2 हो गया। तो ये आपका 5/22 आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इस प्रकार से। सवाल नंबर 69, अब देखो हमें क्या करना है, इधर तो 2 है, इधर और 2 बनाओ। इधर 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये तो 2 की पावर x है, इधर कर देता हूं 2 का स्क्वायर 2, 4 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो पावर की पावर और ऊपर इसकी पावर कितनी देर की है, y+1, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 × y+1। यहां से पता चला कि x बराबर 2 × y+1, इसको भी ओपन करके लिख देते हैं कि 2y+2, ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये लिख दिया हमने। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन की बात करें, इससे निकालें, नीचे बेस समान है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हम कह देंगे y बराबर x-3, ये हो जाएगा, ये हो गए। अब देखो किसी एक से आप या तो x का मान रख दो या y का मान रख दो। ये y बराबर इतना दे रखा है, हम यहां पर मान रख देते हैं इस x का, तो y तो ऐसा का ऐसा, x का मान आप क्या रखोगे, यहां पर 2y+3 रख दिया है x की जगह, और ये 3 हो गया। ये 2y है, ये y है, मैं यदि इस y को इधर ले जाऊं तो कितना बचेगा, y आ जाएगा इधर। फिर आपका 2 और 3 इन दोनों को घटाते हैं, तो यहाँ से -1 बचता है, जो कि इस -1 को उधर ले गया मैं, तो वो 1 बन गया। तो y बराबर 1 आ गया आपका। y का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। गलती हो गई है कहीं पे, इतना तो नहीं आ रहा है। देखो 2 की पावर x, 2 की पावर 2y+1 हो गए, तो 2y+2 हो गए, ये हो गए। x बराबर 2y+2 हो गए, और y बराबर कितना आ चुका है, x-9 आया है, x-9 आया है, ठीक है, ये दे रखा है। अब आप x की जगह मान रखोगे, क्या रखोगे, 2y+2-9 इतना रखोगे। अब देखो इस 2y को मैं इधर लेके आता हूँ, तो y-2y इस प्रकार से आया, और इधर आपका कितना बच गया, -7 बच गया। इन दोनों को घटाओगे तो -y -7, तो y का मान कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। y का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ये हो गया है। तो ऑप्शन नंबर या तो 2 हो सकता है, या ये हो सकता है 4, क्योंकि यहाँ पर ही 7 दिखाई दे रहे हैं। अब हमें x का मान और निकालना पड़ेगा। कोई भी इक्वेशन में आप मान रख दो, जैसे मैं इसके अंदर रखता हूँ मान, y बराबर x-9 के अंदर y का मान यदि 7 रख देता हूँ, बराबर x-9 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 9 उधर जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ गया। 16 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ -16 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। सवाल नंबर 72 की बात करें, वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले ये आपको मिश्र भिन्न दिया गया है, सरल भिन्न में चेंज कर लो।
तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करके 44 जोड़ते हो तो ऊपर आ जाएगा आपका 289, नीचे होगा 49। तो ये 289 किसका स्क्वायर होता है, हम कहेंगे इसका अंडरूट करना है तो ये 17 का स्क्वायर होता है और नीचे 7 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 80, 10,000 की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो 5 पैसे कितने पे ब्याज आ रहा है, 5 पैसे 1 रुपए के अंदर, 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह, यानी कि 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज कितना आ रहा है, हम कहेंगे 5 पैसे आ रहे हैं, 5 पैसे आ रहे हैं। तो 1 रुपए पर 6 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 महीने का 5 रुपए आ रहा है तो 6 महीने का 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये 30 पैसे आ जाएगा। 1 रुपए पर 6 महीने का ब्याज कितना आएगा, 30 पैसे आ जाएगा। अब 1 रुपए की बजाय कितनी राशि है यहाँ पर, 10,000 है, तो हम कह देंगे 10,000 पर 6 महीने का ब्याज कितना आएगा, तो आप इसको 10,000 से और मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 से और मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 4 जीरो, तो 10,000 में 4 जीरो और 1 5 जीरो, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा। ये किसके अंदर दे रखा है, आपको पैसे में दे रखा है। यदि आपको इसको रुपए में चेंज करना है तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब कितना बचा, ये रुपए में आ चुका है आपका आंसर 3,000, यानी कि 3,000 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पेपर हो चुका है आज का कंप्लीट। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।